हेलो एवरीबॉडी, रोबोटेक नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फाइनली हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मेरिट कम मींस इनकम लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंट जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं और हम ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाकर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर उन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है जो कि आईपी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है। तो देखते हैं इसमें क्या मेंशन है। तो सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं जो कि रिलीज हुई है 7 मार्च 2022। ओपनिंग अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट कम मींस लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर एकेडमिक ईयर 2021 टू 2022। तो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन से ये स्कॉलरशिप जो है वो ओपन हुई है एंड द स्कीम शैल बी ओपन फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम 1 मार्च। ये जो स्कॉलरशिप है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आया है 7 मार्च को। नेक्स्ट इसमें अगर हम नीचे देखें तो लास्ट डेट क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल तक ये जो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किए जाएंगे। एंड उसके नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पर पूरा एक जो नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से जो कि डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, वही नोटिफिकेशन है जो कि लास्ट ईयर आया था मेरिट कम मींस फाइनेंशियल असिस्टेंट का, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। जैसे कि अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जाएं तो इसमें 3 कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। कैटेगरी 1 जिसके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम का राशन कार्ड है, कैटेगरी 2 जिसके पास 2.5 लाख से कम या फिर 2.5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, एंड कैटेगरी 3 जिनका एनुअल इनकम 6 लाख पर एनम से कम है। तो यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो 60% है एंड परसेंटेज ऑफ फाइनल असिस्टेंट मतलब कितना स्कॉलरशिप मिलेगा वो भी यहाँ पर मेंशन दिया गया है। उसके साथ साथ 5% क्वालिफाइंग एग्रीगेट परसेंटेज का रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो भी इस स्कॉलरशिप को फिल करेगा वो किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर वो ऑलरेडी किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुका है तो वो इस स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है ये वो लिमिटेड है उन बच्चों के लिए जो कि किसी भी सब्जेक्ट में कोर्स के अंदर फेल हुए हैं। सपोज अगर मैं सेकेंड ईयर में हूँ एंड मेरी एक बैकलॉग पेंडिंग है फर्स्ट ईयर की एंड अभी तक वो पेंडिंग है, तो मैं इस स्कॉलरशिप को फिल नहीं कर सकता। या फिर किसी स्टूडेंट का एक ईयर बैक लगा हो भी वो इस स्कॉलरशिप को नहीं फिल कर सकते। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे हर कैटेगरी के लिए, तो जो ऑल स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले कॉपी ऑफ मार्कशीट, जिसके पास 12th या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सपोज अगर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरे पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो मेरे पास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए। अगर आपका एक ही ईयर है तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होना चाहिए। कॉपी ऑफ पासबुक की कॉपी चाहिए यहाँ पर, जो आप बैंक यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं जिस बैंक में आप अपनी स्कॉलरशिप को क्रेडिट करवाएंगे। सर्टिफिकेट चाहिए होगा रिलेटेड कैटेगरी के लिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा SC/ST कैटेगरीज के लिए। ऑल प्रीवियस मार्कशीट चाहिए सर्टिफिकेट कंसर्न यूनिवर्सिटी से। तो अगर मैं थर्ड ईयर में हूँ देन मेरे पास फर्स्ट और सेकेंड ईयर की मार्कशीट्स हैं तो वो हमें प्रीवियस ईयर मार्कशीट्स में अपलोड करनी है। यहाँ पर एक चीज़ और हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि सपोज़ अगर मैं थर्ड ईयर में हूँ या फिर फोर्थ ईयर में हूँ तो मेरे को 3 साल की मार्कशीट अपलोड करनी है, बट 3 साल की मार्कशीट अपलोड करने के लिए उतना स्पेस अवेलेबल नहीं होता है साइट पर या फिर सर्वर पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनल ईयर की मार्कशीट को अपलोड करते हैं एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम बाकी प्रीवियस मार्कशीट्स को अपलोड कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर हमें दिया जाता है। एक डिक्लेरेशन फॉर्म हमें यहाँ पर सबमिट करना है जो कि प्रिंट होकर आ जाएगा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही। तो वहाँ पर हम आपको ये भी बता देंगे कि कैसे हम डिक्लेरेशन फॉर्म को प्रिंट करा सकते हैं या फिर डाउनलोड करवा सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें क्या क्या लगने वाला है, तो जो स्टूडेंट 100% स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उनके पास एक नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम जो कि एक राशन कार्ड है दिल्ली का वो होना चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपको पर्टिकुलर उस गवर्नमेंट के अंडर जो राशन स्कीम है वहाँ का एक आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आपको वहाँ का इनकम प्रूफ भी देना होगा जो कि 1 लाख से कम होना चाहिए, 1 लाख पर एनम से कम होना चाहिए, तभी आप 100% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अब जो स्टूडेंट 50% के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए एक फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो कि SDM से इशू होगा वो यहाँ पर माना जाएगा, तो वो 50% स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 25% स्कॉलरशिप के लिए वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एनुअल फैमिली इनकम
6 लाख पर एनम से कम है। तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सबसे पहले फुल इनकम टैक्स रिटर्न का आपका यहाँ पर कॉपी लगेगा, जिसके अंदर एक्नॉलेजमेंट पेज होना चाहिए। बोथ पेरेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एफिडेविट लगेगा। तो सपोज अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं एंड या फिर उनकी इनकम 6 लाख पर एनम से कम है और 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके साथ साथ पेरेंट्स का एक एफिडेविट बनवाना है जो ये इनकम अर्न करते हैं। और सपोज अगर आपकी मदर जो है वो वर्किंग नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा नोटरी से, जिसके अंदर मेंशन करना होगा कि आपकी जो मदर है वो नॉन वर्किंग है, एज अ हाउसवाइफ वो काम करते हैं। तो आप किसी भी नोटरी पर जाकर ये एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर उसके नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पर कुछ FAQs हैं, जिसके अंदर हम स्कॉलरशिप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आती है, देन उसके बाद DPSRU जो कि पहले डिप्सार था एंड अभी वो दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हो गई है। देन उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड देन इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद इंदिरा गांधी DTU एंड उसके बाद DTU भी है एंड उसके बाद GGS IPU गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। और जितने भी कॉलेजेस हैं जो इन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं तो वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो ये था पूरा नोटिस दिल्ली हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर सबमिट करने हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अब आते हैं सीधा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कि किस तरीके से हम इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बार गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं या फिर जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाने से पहले हम एक बार दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को अगर हम चेक करें तो वो पहले से चेंज हो गई है। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट में, जिसमें हमें एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा दिल्ली गवर्नमेंट से कि किस तरीके की यहाँ पर डिपार्टमेंट में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। इस तरह का पोर्टल हमें देखने को मिला है जो कि चेंज है पहले से। यहाँ पर हायर एजुकेशन का बोर्ड है, तो हम यहाँ पर हायर एजुकेशन पर क्लिक करेंगे एंड ये एक्सटर्नल साइट पर हमें लेकर जाएगा। इसको हम ओके करते हैं। देन उसके बाद अब ये हमारा डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन का एक पोर्टल है जिसमें सारी स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो अवेलेबल है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर सर्विसेज पर जाएंगे, देन उसके बाद प्रोग्राम एंड स्कीम, एंड यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट स्कीम अंडर हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का लिंक आ गया है। हमें इस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास दोनों जो स्कीम्स हैं वो आ गई हैं, जिसमें हमें फर्स्ट स्कीम पर क्लिक करना है एंड ये है मेरिट कम मींस की असिस्टेंट स्कीम, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है एंड ये प्रॉपर हमारे पास स्कीम थी, जिसकी हम अगर हम डिटेल हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्कीम की डिटेल्स को। तो ये पूरी डिटेल्स हैं स्कीम्स की, जो कि वही थी जो IPU यूनिवर्सिटी में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो वहाँ पे उन्होंने अपलोड किया था, सेम वही डिटेल्स हैं इसके अंदर। एंड ये है एफिडेविट जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म है स्टूडेंट की तरफ से जो फिल किया जाएगा। यहाँ पर 2 विटनेसेस के साइन होंगे जो फैमिली मेम्बर्स ना हो, आपके नेबर्स भी हों, फ्रेंड्स भी हों, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, बट आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब हम सीधा जाते हैं ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे। देन उसके बाद होम पर हमें क्लिक करना है। तो ये ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की ऑफिशियल पोर्टल है एंड यहाँ पर हमें हमें रजिस्टर करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं, आपने कभी भी इस पोर्टल पर अपने आईडी नहीं बनाई है या फिर कोई भी आपने डॉक्यूमेंट अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नहीं क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पर न्यू यूज़र पर जाकर डॉक्यूमेंट टाइप से रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरा रजिस्टर करना है या फिर आपको जो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है आईडी उसका पासवर्ड अगर आप भूल गए, तो यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप एक बार वो जाकर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीधा जाएंगे रजिस्टर यूज़र लॉगिन पर एंड यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बस लॉगिन करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, ये मेरा एक डैशबोर्ड ओपन होकर आ गया है एंड यहाँ पर अब ये मेरा एक पोर्टल है जिसके अंदर ये सारी सर्विसेज हैं, अप्लाई हैं, सर्विसेज, पेमेंट्स, प्रिंट, कस्टम्स, रिपोर्ट्स, जो भी हम डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रिंट करेंगे वो यहाँ पर इसका डिटेल शो करेगा। अब हमें क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद सीधा हम जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो कि है 75 और 76 नंबर। और ये रहा, हमें जो स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है वो है 76 नंबर की। तो ये आप देख सकते हैं, मेरिट कम मींस इनकम लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम ऑफ दिल्ली हायर एजुकेशन एड ट्रस्ट। उसके बाद सीधा हमें यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है।
जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक किया, अब हमारा बेसिक और पर्सनल डिटेल फॉर्म यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। नेम ऑफ सर्विस मेरिट कम मींस, सैंक्शन अथॉरिटी, यहाँ पर हायर एजुकेशन, नंबर ऑफ डेज 30 डेज जो कि मेंशन है, एंड यहाँ पर आपका एक पर्सनल डिटेल है, आप एक बार चेक कर लीजिए, इसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यही एप्लीकेशन फॉर्म आपके आगे यहाँ पर फॉरवर्ड होगा। तो जैसे ही ये आप सारी डिटेल कंफर्म कर लें, उसके बाद इसको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया, मेरा एक ऊपर यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स हैं, वो आप एक बार अपनी मैच कर लीजिए, एंड उसके बाद गाइडलाइंस हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट हैव बीन इनरोल्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एनी ऑफ दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज। तो आप एक बार अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। द स्टूडेंट शुड फुलफिल द इनकम, इकोनॉमिक एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड फॉर ईच कैटेगरी मेंशन बिलो। तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप इसके लिए इकोनॉमिकली और एकेडमिकली जो परफॉर्मेंस है वो इस क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पर मेंशन है। तो जैसे कि कैटेगरी 1 में आपके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम का राशन कार्ड होना चाहिए। कैटेगरी 2 के अंदर आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 2.5 लाख पर एनम से कम हो। कैटेगरी 3 के अंदर फैमिली इनकम जो है 6 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। और क्वालिफाइंग की बात करें तो 60% मार्क्स आपके एग्रीगेट परसेंटेज होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 60% है एंड किसी सब्जेक्ट्स में आपके किसी में मार्क्स कम है लेकिन आपकी जो परसेंटेज है वो 60% से ज़्यादा बन रही, तो आप भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का। तो यहाँ पर अगर आपके एग्रीगेट परसेंटेज 55% भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास SC/ST कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड इस स्कॉलरशिप के लिए मैंडेटरी है, तो अगर आप इनरोल्ड हैं आधार कार्ड में तो वेरी वेल आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आधार कार्ड के लिए इनरोल करना होगा, देन आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पाएंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं करेंगे, हम प्री फिल्ड जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो एप्लीकेशन फॉर्म पर अगर हम आए तो ये इस तरह का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको दिया जाएगा, और क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एकेडमिक सेशन 2021-2022 जो कि प्रीफिल्ड है। नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, तो यहाँ पर आपका नाम ऑलरेडी प्रीफिल्ड होगा, तो आप एक बार नाम मैच कर लीजिए जो आपकी मार्कशीट से मैच हो रहा है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन रहेगा फ्रेश और रिन्यूअल पर आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप ऑलरेडी इस स्कॉलरशिप को पहले ले चुके हैं तो आप यहाँ पर रिन्यूअल पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार इस स्कॉलरशिप को ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको फ्रेश पर क्लिक करना है, तो हम यहाँ पर फ्रेश पर क्लिक करेंगे। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप 5% रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास SC/ST कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आप किसी और कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आपके पास NFS कार्ड है या फिर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, तो इसमें आप जनरल, SC/ST, OBC कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर आप डॉक्यूमेंट अदर ऑप्शन डॉक्यूमेंट में भी वो दे सकते हैं। तो सपोज आपके पास अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप कैटेगरी 1 से अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मैंडेटरी है प्रोवाइड करना, तो आप जनरल कैटेगरी से भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप OBC से ही अप्लाई करें। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आपकी जो स्कीम है, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो सेम उतनी ही आएगी जितनी अदर स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फैमिली के लिए अगर आपके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम कार्ड है तो आप इसके लिए यस कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर दें। जैसे ही हमने यहाँ पर यस किया, अब हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड नंबर जो है यहाँ पर मेंशन करना है, तो हम यहाँ पर वो मेंशन कर देते हैं। एंड उसके बाद फैमिली इनकम कितनी है आपकी, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फैमिली इनकम 1 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 लाख पर एनम से कम ही रखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर फिल किया, ये कैटेगरी जो है वो ऑलरेडी प्री फिल्ड हो चुकी है, जो कि कैटेगरी 1 फॉर 100% है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नो रखेंगे तो अब मैं यहाँ पर अपनी इनकम मेंशन करूँगा। जैसे मैं 3 लाख मेंशन करता हूँ तो ऑलरेडी मेरी जो कैटेगरी है वो चेंज हो गई 25% पे। एंड अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 2.5 लाख से, तो जो मेरी कैटेगरी है वो यहाँ पर फिर से कैटेगरी 2 में हो गई।
तो अगर मेरे पास राशन कार्ड है तो मैं कैटेगरी यस करूँगा एंड यहाँ पर मेंशन करूँगा राशन कार्ड नंबर एंड उसके बाद इनकम एंड उसके बाद कैटेगरी 1 जो कि प्रीफिल्ड हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट यूनिवर्सिटी करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी भी इसके साथ एलिजिबल हो चुकी है। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी DTU फॉर वुमेंस और इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है, जैसे कि मैं एफिलेटेड कॉलेज से अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो जो यूनिवर्सिटी से आप एफिलेटेड हैं आपको वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर मेंशन करनी है। सपोज़ मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को मेंशन करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर अब कॉलेज हमें सिलेक्ट करना है। तो जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट करें आप एक बार कंफर्म कर लें कि आपने जो कॉलेज फिल किया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मेंशन करता हूँ जो कि ओखला फेज़ 3 न्यू दिल्ली में है। एंड उसके बाद जैसे ही मैं इंस्टीट्यूट को सबमिट करूँगा यहाँ पर उसका एड्रेस और उसका एप्लीकेशन कोड मेंशन हो जाएगा एंड लेवल ऑफ कोर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहेगा यहाँ पर एंड सिलेक्ट कोर्स के बारे में। अब मैं कौन से कोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं बी वोकेशनल ऑटोमोबाइल पे जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ UG फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो यहाँ पर जो भी आप जिस ग्रेजुएशन में हैं, एकेडमिक सीजन में जिस ग्रेजुएशन में है आपको वो मेंशन करना है। तो मैं UG सेकंड में जैसे मेंशन कर रहा हूँ एंड उसके बाद आपने प्रीवियस क्लास कौन सी पास की है, पास किए जैसे अगर आप UG सेकंड में हैं तो होपफुली आपने UG फर्स्ट ईयर पास किया होगा या फिर आपने ग्रेजुएशन पास किया होगा या फिर कोई और इक्विवेलेंट कोर्स पास किया होगा। तो मैं यहाँ पर UG फर्स्ट मेंशन करूँगा एंड उसके बाद ईयर इन विच प्रीवियस क्लास पास, तो कौन से ईयर में आपने प्रीवियस क्लास पास किया था तो यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद मेरे को मेंशन करना है यहाँ पर परसेंटेज कि मेरा प्रीवियस कॉलेज में कितना परसेंटेज है या फिर प्रीवियस एकेडमिक सेशन में कितना परसेंटेज है। तो मैं यहाँ पर अपना परसेंटेज मेंशन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं मेंशन करूँगा यहाँ पर मेरा ट्यूशन फीस जो है वो ऑलरेडी प्रीफिल्ड होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक नहीं आया है वो इसीलिए कि शायद मैंने कोई कोर्स जो है वो गलत चुना है या फिर जो मैंने अपना जो ईयर सेमेस्टर है वो कुछ गलत चुना है, इसलिए यहाँ पर ट्यूशन फीस जो है वो ऑटो फिल नहीं हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कोर्स को चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर अपना जो इंस्टीट्यूट है उसको चेंज करता हूँ। इसको हम रखते हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको हमने रखा महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेक्टर 22 रोहिणी दिल्ली। उसका एप्लीकेशन कोड है ये। उसके बाद आप कौन सा कोर्स यहाँ पर इस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर BTech CSE एंड उसके बाद कौन से ईयर में हैं आप, UG फर्स्ट, UG सेकंड, UG थर्ड, UG फोर्थ। तो हम यहाँ पर अब UG फर्स्ट मेंशन करेंगे। अगर आप UG फर्स्ट में हैं तो आपको UG फर्स्ट मेंशन करना है, UG सेकंड में है, सेकंड ईयर में है तो UG सेकंड मेंशन करना है, थर्ड ईयर में है तो UG थर्ड ईयर मेंशन करना है और अगर फोर्थ ईयर में है तो UG फोर्थ। तो यहाँ पर जैसे मैंने UG फर्स्ट ईयर मेंशन किया। अब प्रीवियस कौन सी क्लास मैंने पास किया है तो 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है या फिर कोई और इक्विवेलेंट किया है तो मैं यहाँ पर 12th और इक्विवेलेंट यहाँ पर मेंशन करूँगा। अब उसके बाद ईयर इन विच प्रीवियस क्लास पास जो कि मैंने 2021 और 2022 में पास किया है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ये चीज़ें मेंशन की तो आप देख सकते हैं जो मेरी ट्यूशन फीस अमाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्री फिल्ड होकर आ चुका है जो कि है 1,17,200, जो कि मुझे इस अमाउंट की स्कॉलरशिप अप्लाई करने पर मिलने वाला है अगर मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। तो जो यहाँ पर ट्यूशन फीस यहाँ पर मेंशन होगा वही हमें स्कॉलरशिप में मिलेगा। तो सपोज़ जैसे मेरा यहाँ पर ट्यूशन फीस मेंशन है 1,17,200, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ फीस गया हो वो इतना गया हो, इससे ज़्यादा भी वो हो सकता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी चार्ज या फिर जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ चार्ज होते हैं वो इसके साथ ऐड ऑन होकर आते हैं, लेकिन हमें जो स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो मिलेगी जो ट्यूशन फीस हमने जो प्रोवाइड की है जो कि है 1,17,200। तो ये था पूरा प्रॉपर एक मेथड जिसमें हम अपने यूनिवर्सिटी और कोर्स को मेंशन कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ जो चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर फिल करने में वो आता है कोर्स से रिलेटेड। तो सपोज मैं अगर BTech ट्रिपल सेकेंड शिफ्ट में हूँ तो यहाँ पर इसको मैं फिर से अप्लाई करता हूँ UG फर्स्ट में, देन उसके बाद 12th एंड ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर ये प्री फिल्ड होकर नहीं आ रहा है। तो सपोज़ कभी कभी ये होता है कि ये सेकंड शिफ्ट ऑप्शंस नहीं लेता है, तो यहाँ पर हम नॉर्मली क्या अपलोड करने वाले हैं वो BTech ट्रिपल अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि इससे कभी कभी सर्वर में मैच नहीं होता है, जो डेटा यूनिवर्सिटी ने दिया है वो मैच नहीं होता है। तो हम इस तरीके से कोर्स को रीशफल करके भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बीटेक ट्रिपल ई पे चेंज किया, मेरी फिर से कोर्स फीस यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जो कि है स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल, अकाउंट मस्ट बी आधार सीडेड। अब यहाँ पर हमें मेंशन करना है अपना अकाउंट का डिटेल, जैसे सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम, अब उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट नंबर। अब यहाँ पर हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, हमें यहाँ पर वो वाला अकाउंट नंबर देना है जो कि हमारे आधार कार्ड से लिंक है। तो सपोज आपके पास 3 अकाउंट हैं जिसमें आपका पेटीएम पेमेंट बैंक भी इंक्लूडेड है, कोई और जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर कोई भी अदर बैंक हो गया, तो हमें यहाँ पर वो अकाउंट नंबर देना है जो कि हमारे आधार नंबर से सीड रहेगा। एंड यहाँ पर उसमें हम पेटीएम वाला अकाउंट नंबर जो है वो भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर अपना पेटीएम बैंक अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर अकाउंट नंबर डिटेल्स जो है वो सेव करने वाले हैं एंड उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर IFSC कोड मेंशन किया, आपको सिर्फ यहाँ पर IFSC कोड मेंशन करना है। सपोज मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर अपना डिटेल फिल किया एंड उसके बाद MICR कोड, जो कि काफ़ी बार हमें नहीं पता होता है लेकिन IFSC कोड हमें पता होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर IFSC कोड ही मेंशन करेंगे। जैसे हमने IFSC कोड मेंशन करके टैब बटन का यूज़ किया, देन ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो गई, जिसमें जैसे जो यहाँ पर आपका दिखाएगा ब्रांच का नेम, उसके बाद इस पर हमें क्लिक करना है बैंक डिटेल आर करेक्ट। जैसे ही हम बैंक डिटेल आर करेक्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। सपोज अगर मैं इसको चेक नहीं करता तो मेरा कंटिन्यू टू नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बैंक डिटेल आर करेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया, देन यहाँ पर मेरे पास एक ऊपर मेरा पर्सनल फॉर्म होगा जो कि आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं दोबारा से कि जो भी डिटेल है उसके अंदर वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। अगर है तो आप नीचे डायरेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप प्रोफाइल में जाकर एडिट पर जाकर अपडेट पर जाकर वो चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद वापस से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि कैटेगरी फर्स्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड का प्रूफ, बैंक डिटेल, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास वेरीफाइड बाय स्कूल और कॉलेज, फीस की रिसिप्ट, ओरिजिनल स्कैन, सेल्फ डिक्लेरेशन, NFS स्कीम कार्ड। तो अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर NFS कार्ड अपलोड करना है और उसके साथ साथ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स 1 और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 2। तो यहाँ पर 2 और एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है अपलोड करना, लेकिन आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो मैं फर्स्ट ईयर की मार्कशीट तो यहाँ पर मार्कशीट वाले कॉलम पर अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन जैसे अगर आपका कॉलेज का ID हो गया जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो आप ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ तो सेकंड ईयर का तो जो मार्कशीट है वो तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, लेकिन जो मेरा फर्स्ट ईयर का मार्कशीट रहेगा वो मैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो ये है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट का बेनिफिट, जिसमें हम 2 ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं और इसको फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे जो कि फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कि जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने हैं, तो हम एक बार उस पेज को भी ओपन कर लेते हैं। सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एक बार हम देख लेते हैं। आधार कार्ड सेम जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए था। जो चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो रहेगा फैमिली इनकम सर्टिफिकेट ऑफ ₹0 to 2.5 लाख इशू बाय कॉम्पिटिटिंग अथॉरिटी एंड वैलिड फॉर करंट एकेडमिक सेशन। तो यहाँ पर हमें 0 से 2.5 लाख का जो इनकम सर्टिफिकेट है इसके अंडर का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या फिर इनकम डिपार्टमेंट से जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट रहेगा वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का जो है इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करना होगा, तभी आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें अपलोड करनी है, तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं। तो ये जो हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं वो है थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि क्या क्या हम इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट देने वाले हैं वो रहेगा फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और 6 लाख से कम होना चाहिए। उसके साथ साथ इनकम प्रूफ ऑफ फादर, तो यहाँ पर हम एफिडेविट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि नोटरी से बना हो जिसके अंदर हमारे फादर की इनकम मेंशन हो। एंड इनकम प्रूफ ऑफ मदर, अगर आपकी मदर वर्किंग है तो आप यहाँ पर सेम एफिडेविट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप फादर के लिए बनवा रहे थे सेम आपको एक ऐसा मदर के लिए भी यहाँ पर बनवाना होगा नोटरी से।
एंड सपोज़ आपकी मदर नॉन वर्किंग है एंड तो इसके कंडीशन में भी आपको सेम एफिडेविट बनवाना है, लेकिन उसमें जो इनकम आप मेंशन करेंगे वो नील या नो इनकम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 1 और 2 में भी आप जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अपडेट भी हुआ है वेबसाइट्स पर या फिर सर्वर पे अगर हम बोलें तो, जो कि है पहले क्या होता था कि यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट सेक्शन में कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल जाते थे जिसको हम डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर सकते थे। बट इसके साथ साथ अभी क्या चेंजेस हुए हैं कि ये पूरा सर्वर जो है वो नया क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमें फिर से जाकर न्यू डॉक्यूमेंट्स जो हमने स्कैन किए थे हमें वो दोबारा से स्कैन करने होंगे एडिट करके, तो हमें फिर से वो चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी होंगी। इसके साथ साथ एक अपडेट और यहाँ पर हुआ है कि हम डायरेक्टली डिजी लॉकर से जो डॉक्यूमेंट है वो फैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम वो डिजी लॉकर को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने डिजी लॉकर को लॉगिन नहीं किया या फिर साइन अप नहीं किया है या फिर आप यूज़ नहीं करते तो आप उसे यहाँ पर यूज़ करने लग जाइए, क्योंकि इससे एक यहाँ पर आपका एक ऑफिशियल डेटा भी जो गवर्नमेंट के पास है वो भी आपके पास उसका एक प्रूफ यहाँ पर रहेगा। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। तो हम अप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जिसके पास NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम का कार्ड है, उसके लिए हम यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं आधार कार्ड, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो उसके लिए हम अपलोड फ्रॉम डिजी लॉकर पे जाकर इसको फैच पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर फैच पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट का टाइप आ गया, अपलोड करने के लिए डिपार्टमेंट आ गया एंड डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर मेंशन हो गया। तो उसके लिए हम फैच पर डिजी लॉकर पर क्लिक करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यूज़र नेम से लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ पर अब इसको लॉगिन करने वाले हैं एंड उसके बाद साइन इन विद OTP। तो यहाँ पर हमने OTP से लॉगिन कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो है वो डालना है। अगर आपके पास ऑलरेडी डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अपलोड डॉक्यूमेंट पर जाकर भी अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली जो है एक अलाउ मांग रहा है, जिसमें हम सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर इसको राइट्स दे सकते हैं कि वो यहाँ से फैच कर ले। तो हम यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने अलाउ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिसके अंदर हमारा जो डॉक्यूमेंट है डिजी लॉकर के अंदर वो सेव है। तो हमें कौन सा डॉक्यूमेंट सेव करना है, वो रहेगा हमारा आधार कार्ड। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे एंड फैच डॉक्यूमेंट पर हमें क्लिक करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिजी लॉकर पर हमारे सेव हमने कर रखे हैं। तो इसको हम फैच करेंगे। तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया हमारे पास, डिजी लॉकर डज नॉट एबल टू प्रोवाइड यू सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट राइट नाउ। तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट अभी डिजी लॉकर से फैच हम नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसको डायरेक्टली फिर अपलोड कर देते हैं, जो कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसमें अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पर हम फैच करने वाले हैं मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास वेरीफाइड बाय स्कूल एंड यहाँ पर हमें फैच पर क्लिक करना है। देन उसके बाद टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कशीट ऑफ प्रीवियस स्कूल वेरीफाइड बाय स्कूल एंड इंस्टीट्यूट फैच फ्रॉम डिजी लॉकर। एंड यहाँ पर अब मैं जैसे कि UG फर्स्ट ईयर में हूँ तो यहाँ पर मैं क्लास 12 की मार्कशीट को यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ एंड देन उसके बाद फैच डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली फैच फ्रॉम डिजी लॉकर यहाँ पर आ गया है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट मार्कशीट वेरीफाइड बाय स्कूल, अदर डिपार्टमेंट हम डाल सकते हैं CBSE, जैसे अगर आपका सेंट्रल बोर्ड है या फिर आपका कोई और बोर्ड है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर एंड देन उसके बाद चेक बॉक्स पर हमें ध्यान से क्लिक करना है, जो कि रहेगा आई द होल्डर ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंसर्न टू दिल्ली टू यूज़ माय डॉक्यूमेंट नंबर। तो यहाँ पर मैं इसको चेक पर उस पर क्लिक करके एंड देन अपलोड। डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड मॉडिफाइड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो सक्सेसफुली मॉडिफाइड अपलोड हो चुका है। इसको मैं ओके पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपलोड किया डॉक्यूमेंट, वेदर डिटेल रिसीव फ्रॉम, यहाँ पर क्रॉस का निशान आ रहा है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, डायरेक्टली इसको अपलोड करते रहना है। जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं एंड जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएं देन आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो हम एक बार जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप डायरेक्ट फैच करना चाहते हैं तो आप फैच कर सकते हैं। जैसे फी रिसिप्ट आप इसे फैच नहीं कर सकते, इसे आपको डायरेक्ट अपलोड करना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना होगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन का मैं आपको एक बार मेथड बता देता हूँ। तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे जाकर हमें क्या करना है, अपलोड पर क्लिक करना है
देन उसके बाद ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन का है, अब हमें क्या करना है, जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारा एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो जनरेट होकर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें ऊपर हमारी बेसिक डिटेल्स हैं एंड यहाँ पर नेम एंड कंप्लीट एड्रेस के साथ साथ जो अदर जो रहेंगे मेंबर्स, उन पे हमें यहाँ पर साइन करवाने हैं। यहाँ पर अपना साइन करना है स्टूडेंट का विद डेट। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हमारे पास सबमिशन का फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा एंड जैसे ही हम उस पर फाइनल सबमिट करेंगे, हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप और एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, जो कि आप डायरेक्टली रिपोर्ट में जाकर भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही वो आपके दोनों डॉक्यूमेंट में फिल हो जाए, आपको क्या करना है, अपने कॉलेज आपको जाना होगा, वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर लेकर एंड देन उसको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी हार्ड कॉपीज़ को लेकर आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना है एंड जैसे ही आपका कॉलेज उनको रिसीव कर लेता है, देन वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप आगे अप्रूव करके या फिर आगे वेरीफाई करके वो डिपार्टमेंट में भेज देंगे अप्रूवल के लिए। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि अगर आप कॉलेज में जाएं तो एक बार कॉलेज वालों से वेरीफाई कर लें कि आपको कितने कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सपोज़ जैसे कि किसी कॉलेज में उन्हें दो कॉपीज़ चाहिए हर डॉक्यूमेंट की, किसी कॉलेज में एक ही कॉपी से काम चल जाएगा। तो एक बार आप अपने कॉलेज से भी वेरीफाई कर लें कि आपको कितने कॉपीज़ चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसी हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर सबमिट कर दें। एंड इसके साथ साथ एक बार कॉलेज से आप वेरीफाई भी कर लें कि क्या उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी शो करने हैं या नहीं वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए भी आप एक बार अपने कॉलेज से इसके बारे में पता कर लें। एंड टाइम टू टाइम जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करें कॉलेज को, तो बार बार किसी भी हफ्ते में जाकर अपने कॉलेज में अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका स्टेटस पता करें कि वो वेरीफाई कॉलेज से हुआ है या नहीं हुआ है। इससे क्या होगा, जितना जल्दी आपका कॉलेज आपका एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा, उतने ही चांसेस आपके ज़्यादा होंगे अप्रूवल मिलने के। तो ये था पूरा आज का वीडियो जो मेरिट कम मीन्स से रिलेटेड था। इसके साथ साथ अगर आपको कोई और भी ऐसा डाउट होता है जिसमें आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने में कोई इशू आ रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई इशू आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेल पर हमें डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर हमें डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रूफ मेंशन है कि हमें सिर्फ .pdf .jpeg अलाउ है और उसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम जो सजेस्ट कर रहे हैं, हम आपको एक छोटा सा मेथड मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हम किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जिससे कि हमारी जो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी है वो उस पर कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो उसके लिए मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, प्रॉपर एक अच्छी सी फ़ोटो किसी अच्छे से कैमरा से, जैसे अगर आपका मोबाइल फ़ोन है 48 MB सपोर्ट करता है, 64 MB सपोर्ट करता है, आप उससे एक बार किसी भी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच लीजिए एंड वहाँ पर लाइटनिंग कंडीशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट क्लिक कर लें तो उसका जो साइज़ रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, 20 MB 50 MB या फिर जो भी आपका रिजोल्यूशन डिपेंड करता है उसके हिसाब से वहाँ साइज़ रहेगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट क्लिक हो जाए उसके बाद कैम स्कैनर से आप मुझे स्कैन कर लीजिए, एडोबी स्कैनर से आप मुझे स्कैन कर लीजिए। तो स्कैन करने से क्या होगा, आप उस डॉक्यूमेंट को और हाईलाइट कर देंगे और जो उसका साइज़ रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर किस तरह से करते हैं, हम आपको एक बार वो मेथड बता देते हैं। जैसे हमने एक फ़ोटो क्लिक किया जिसका 20 MB जो है साइज़ है, उसके बाद हमने उसको कैम स्कैनर से स्कैन किया एंड उसे हम .jpeg फॉर्मेट में ही क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही मैंने उसको कैम स्कैनर से स्कैन किया, JPG साइज़ जो उसका बनेगा वो 500 KB से लेके 1 MB तक बन सकता है। तो उसके बाद एक एप्लीकेशन आता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, वो रहेगा हमारा फोटो कंप्रेस प्रो करके एक एप्लीकेशन रहेगा जो कि आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा एंड उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से क्या होगा कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें उसको ओपन करके आप गैलरी में जाके अपनी जो फ़ोटोज़ हैं उनके साइज़ को जो है चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और भी ऐसा डाउट होता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर ईमेल ID पर हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये भी है, अगर कोई स्टूडेंट कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें हम हो सकता है कि डिले हो जाए हमें रिस्पॉन्स करने में, तो आप प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए उनकी हेल्प। अगर कमेंट बॉक्स में हमें कोई कमेंट आता है तो उसका आप रिप्लाई ज़रूर दीजिए। अगर हम अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर वैसे भी जितना पॉसिबल हो सके हम उनके क्वेश्चंस का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी जो मेल ID है वहाँ पर
ज़रूर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।